महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव पड़ता है मीर गांव। और इस गांव में रहने वाला एक आम सा इंसान जिसका नाम था अशोक खरात। लेकिन ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने समुद्र की लहरों से लेकर सत्ता के गलियारों तक अपनी पकड़ बना ली। और फिर उसी ताकत ने उसे ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन हो गया। अशोक खरात की नौकरी लगती है मर्चेंट नेवी में, और मर्चेंट नेवी की ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं होती है। महीनों तक समुद्र के बीच एक जहाज़ पर रहना, न कोई अपना न कोई पहचान, बस चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन शायद यही अकेलापन उसे कुछ अलग बना रहा था, क्योंकि जहां लोग इस ज़िंदगी से टूट जाते हैं, वहीं अशोक खरात इस ज़िंदगी में खुद को और ज़्यादा मजबूत बना रहा था। जब भी वो अपने गांव लौटता था तो उसके पास कहानियों का खजाना होता था। समुद्र की कहानियाँ, अलग अलग देशों की कहानियाँ, अलग अलग लोगों की सोच और ज़िंदगी के किस्से। और गांव के लोग इसे बड़े चाव से उसकी बातें सुना करते थे, क्योंकि उनके लिए ये सब किसी फिल्म से कम नहीं था। हर बार जब वह आता था तो एक नई कहानी लेकर आता था, और धीरे धीरे वह गांव के लोगों के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक अनुभव बनता जा रहा था। समय के साथ साथ उसने खुद को सिर्फ एक नाविक तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने दिमाग को और तेज करना शुरू किया। जहाज पर खाली समय बहुत होता था, और उसी समय में उसने किताबों को अपना साथी बना लिया। अलग अलग भाषाएं सीखी, अलग अलग संस्कृतियों को समझा, और करीब 22 सालों तक उसने 150 से ज़्यादा देशों की यात्रा भी कर ली थी। लेकिन असली बदलाव यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि उसने सिर्फ दुनिया को नहीं देखा बल्कि लोगों को पढ़ना भी सीख लिया था। वह लोगों से उनकी जन्म तिथि पूछता और फिर उसके भविष्य के बारे में बताने लगता। और हैरानी की बात यह थी कि उसकी बातें कई बार सच भी निकलती थी। और यही वो पल था जब लोगों के दिल में उसके लिए विश्वास पैदा होने लगा। धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को उसके पास लेकर आने लगे। कोई पूछता था कि मेरे बेटे को क्या पढ़ाना चाहिए, कोई पूछता था कि मेरे घर की समस्या कैसे सुलझेगी, और अशोक खरात हर सवाल का जवाब देने लगा। और देखते ही देखते एक साधारण नाविक अब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। 22 साल की नौकरी के बाद जब वह रिटायर होकर अपने गांव लौटा तो उसका स्वागत किसी हीरो से कम नहीं हुआ। गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में उसका नाम फैल चुका था। और यहीं से उसने एक नया फैसला लिया। उसने सोचा क्यों न इस विश्वास को एक रूप दिया जाए। और इसी सोच के साथ उसने एक ट्रस्ट बनाया और गांव में एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर बनने के बाद वहां लोगों का आना जाना शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक केंद्र बन गई, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और समाधान लेकर जाते। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही जगह आगे चलकर एक ऐसे रहस्य का केंद्र बनेगी जो पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख देगा। देखते ही देखते यहाँ बड़े बड़े नेता आने लगे, अधिकारी आने लगे, आईएएस आईपीएस तक इस जगह पर पहुंचने लगे। और जब बड़े लोग आने लगे तो आम लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक बावा नहीं था बल्कि सत्ता से जुड़ा हुआ एक नाम बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जहां विश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है वहीं से गिरावट की शुरुआत भी होती है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, और इस कहानी में भी वो मोड़ अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे चुपचाप तैयार हो रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा जाल बन चुका था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। समय बीतता गया और एक दिन अचानक एक ऐसी घटना सामने आती है जो पूरे मामले की दिशा बदल देती है। एक महिला थाने पहुंचती है, और वहां जो कहानी सुनाती है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि वह आरोप किसी आम इंसान पर नहीं बल्कि उसी कैप्टन बावा पर लगा रही होती है जिस पर हजारों लोगों का अटूट विश्वास था। महिला बताती है कि जिस व्यक्ति को लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं उसी ने उसके साथ
ऐसी हरकत की जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस समय तक सिर्फ ये आरोप था और पुलिस भी बिना ठोस सबूत के सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि सामने एक ऐसा नाम था जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। इसी बीच एक और घटना होती है जो इस कहानी को और ज़्यादा उलझा देती है। तारीख होती है 19 दिसंबर 2025, जब खुद अशोक खरात यानी कैप्टन बाबा थाने पहुंचते हैं और एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। उस व्यक्ति का नाम होता है दिनेश मनाजी परव और आरोप ये होता है कि वह एक महिला की आपत्तिजनक वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे की मांग कर रहा है। अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पीड़ित बता रहा था वही कुछ समय बाद इस पूरे मामले का केंद्र बनने वाला था। पुलिस इस शिकायत को गंभीरता से लेती है और आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज होता है और आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। दिसंबर बीत जाता है, जनवरी भी निकल जाता है और सब कुछ शांत सा दिखाई देता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। साल 2026 शुरू होता है और 18 फरवरी 2026 को एक और मामला सामने आता है। इस बार जगह होती है महाराष्ट्र का अहिल्यानगर जिला और थाना होता है शिरडी। एक महिला वहां पहुंचती है और शिकायत दर्ज कराती है कि नीरज जाधव नाम का एक व्यक्ति उसका एआई वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है। पुलिस इस बार तुरंत हरकत में आती है और नीरज जाधव को गिरफ्तार किया जाता है। और जब उससे पूछताछ होती है तो एक और नाम सामने आता है, योगेश भालेराव। पुलिस योगेश को पकड़ती है और उसके मोबाइल की जांच करती है और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि मोबाइल से जो चीज़ निकलती है वो सिर्फ एक सबूत नहीं बल्कि एक बड़े रहस्य का दरवाज़ा खोल देती है। मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो मिलते हैं और उन वीडियो में जो चेहरा दिखाई देता है उसे देखकर पुलिस भी कुछ पल के लिए चौंक जाती है। वो चेहरा था अशोक खरात यानी कैप्टन बाबा की, जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। इन वीडियो में जो दिखाई दे रहा था वो सिर्फ एक व्यक्ति का सच नहीं था बल्कि उस विश्वास का टूटना था जो सालों से बनाया गया था। धीरे धीरे इनमें से एक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो जाता है। कैसे लीक हुआ, किसने किया, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आता है वो आग की तरफ फैल जाता है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या ट्विटर, हर जगह वही वीडियो, हर जगह वही चर्चा और हर जगह एक ही सवाल, क्या सच में ये वही कैप्टन बाबा है? वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक महिला उसके ऑफिस में आती है। वह कुछ धार्मिक क्रियाएं करने के लिए उसे कहता है और बाहर कई लोग बैठे होते हैं जो उसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मान रहे होते हैं। लेकिन कैमरे के अंदर जो हो रहा होता है वो कुछ और ही कहानी बता रहा होता है। जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होता है वैसे वैसे लोगों का भरोसा टूटने लगता है और जो लोग कभी उसके सबसे बड़े समर्थक थे वही अब सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं थी बल्कि इस मामले के तार कहीं ना कहीं उन लोगों से भी जुड़ रहे थे जो सत्ता और सिस्टम का हिस्सा थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग रैकेट है या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? और यहीं से शुरू होती है असली जांच, जो इस पूरे मामले को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां से वापस लौटना किसी के लिए आसान नहीं था। अब तक मामला सिर्फ आरोपों और वायरल वीडियो तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस कहानी की परतें खुलने लगी और हर परत पहले से ज़्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि अब ये साफ हो रहा था कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। वीडियो के वायरल होने के बाद महाराष्ट्र में हड़कंप मच जाता है। सरकार तक इस मामले की गूंज पहुंचती है और दबाव बढ़ने लगता है कि सच्चाई सामने लाई जाए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं थी बल्कि उन लोगों की भी थी जिनका नाम कहीं ना कहीं इससे जुड़ सकता था। इसी दबाव के बीच 10 मार्च 2026 को एक बड़ा कदम उठाया जाता है और कैप्टन बाबा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। इसका मतलब साफ था कि
अगर वह देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत रोक लिया जाएगा। यानी अब मामला पूरी तरह गंभीर हो चुका था। पुलिस लगातार जांच कर रही थी और इसी दौरान 17 मार्च 2026 को एक और महिला सामने आती है। यह महिला कोई सामान्य परिवार से नहीं बल्कि एक प्रभावशाली परिवार से जुड़ी होती है और जब वह थाने पहुंचती है तो जो कहानी वह बताती है वह पूरे केस को और मजबूत बना देती है। महिला बताती है कि वह अपनी निजी समस्या लेकर कैप्टन बाबा के ऑफिस गई थी क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन वहां उसे पानी पिलाया जाता है और उसके बाद जब उसे होश आता है तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं और उसे एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ। उसके बाद उसे एक वीडियो दिखाया जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। और यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का वो खेल जिसमें एक बार फंसने के बाद निकल पाना लगभग नामुमकिन था। महिला बताती है कि यह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके साथ ऐसा किया गया और हर बार उसे किसी वीडियो के जरिए डराया गया और मजबूर किया गया। और जब ये शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस के पास अब एक ठोस आधार बन चुका था कार्रवाई करने का। 17 मार्च 2026 को आखिरकार पुलिस कैप्टन बाबा को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तारी के बाद जो चीज़ें सामने आती है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती। उसके पास से 2 लैपटॉप बरामद होते हैं और एक रिवॉल्वर मिलता है और करीब 21 गोलियां भी बरामद होती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उन लैपटॉप और मोबाइल की जांच शुरू होती है, क्योंकि उसमें जो डेटा मिलता है वो सिर्फ सबूत नहीं बल्कि इस पूरे साम्राज्य की कहानी बयां करता है। 19 मार्च 2026 को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी एक अपील जारी करती है कि अगर कोई भी पीड़ित हो तो सामने आए, उसका नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। शुरुआती जांच में करीब 58 आपत्तिजनक वीडियो सामने आते हैं और इन वीडियो में वही पैटर्न दिखाई देता है। पहले विश्वास जीतता है, फिर किसी बहाने बुलाना, फिर नशीली पदार्थ देकर बेहोश करना, फिर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन वीडियो में शामिल महिलाएं कोई आम महिलाएं नहीं थी बल्कि उनमें कई ऐसे नाम जुड़े होने की बात सामने आती है जो बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखती थी, चाहे वो नेताओं के परिवार हो, अधिकारियों की परिवार हो या बड़े व्यापारियों से जुड़ी महिलाएं। यहीं से समझ आता है कि आखिर कैसे एक साधारण मर्चेंट नेवी अधिकारी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, क्योंकि यह सिर्फ आस्था का खेल नहीं था बल्कि डर और ब्लैकमेल का एक सुयोजित जाल था। जांच में ये भी सामने आता है कि उसके पास करीब 1500 करोड़ की संपत्ति थी, आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां और करोड़ों की ज़मीनें। यानी जिस इंसान ने अपनी शुरुआत एक साधारण नौकरी से की थी वह अब एक साम्राज्य का मालिक बन चुका था। लेकिन हर साम्राज्य की एक कमजोरी होती है और वहां उसकी कमजोरी बनी वही चीज़ जिससे उसने अपनी ताकत बनाई थी, यानी वीडियो। और वही वीडियो अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि उसने कितने लोगों के साथ गलत किया, बल्कि ये था कि इस पूरे खेल में और कौन कौन शामिल था और किस हद तक यह जाल फैला हुआ था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे नई कहानियों का दायरा और बड़ा होता जा रहा था और अब हर किसी को इंतज़ार था उस सच का जो इस पूरे मामले को पूरी तरह उजागर करने वाला था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस मामले की गूंज सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे देश में फैलने लगती है, क्योंकि अब इस कहानी में सिर्फ एक बाबा नहीं बल्कि सत्ता और सिस्टम से जुड़े नाम भी सामने आने लगते हैं। इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल होता है और इस वीडियो में दिखाई देती है रूपाली चाणक्यकर, जो उस समय महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष थी। वीडियो पुराना बताया जाता है, जुलाई 2021 का, जिसमें वह कैप्टन बाबा के सामने पूजा करती हुई दिखाई देती है और उनके पैर धोते हुए नजर आती है। उस समय शायद किसी ने इस वीडियो पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही 2026 में ये वीडियो सामने आता है तो हड़कंप मच जाता है। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर एक इतना बड़ा पद संभालने वाली अधिकारी इस तरह किसी बाबा के संपर्क में कैसे थी और क्या यह सिर्फ एक आस्था थी
या इसके पीछे कुछ और भी था। हालांकि इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं था कि वह इस अपराध में शामिल थी, लेकिन सार्वजनिक दबाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि 20 मार्च 2026 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा भी कई नेताओं, अधिकारियों और बड़े लोगों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, जिनमें वे कैप्टन बाबा के साथ नजर आते हैं। और यही वजह थी कि यह मामला और भी संवेदनशील बन गया, क्योंकि अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की साख पर सवाल बन चुका था। हालांकि कई नेताओं ने अपने बयान में साफ कहा है कि किसी के साथ फोटो खिंचा लेने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन जनता के मन में जो शक पैदा हो चुका था उसको खत्म करना आसान नहीं था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक जाना, यह पता लगाना कि आखिर कितनी महिलाएं इसका शिकार हुई और कितने लोग इस पूरे मामले के हिस्सा थे। एसआईटी लगातार जांच कर रही थी और लोगों से अपील की जा रही थी कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो वह सामने आए, उसका नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर कैसे एक साधारण व्यक्ति लोगों के विश्वास का फायदा उठाकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, और कैसे समाज में बैठे लोग बिना सोचे समझे किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। कई बार लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो खुद को भगवान का दूत बताते हैं, लेकिन सच ये है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और कई बार यही अंधविश्वास लोगों को ऐसे जाल में फंसा देता है जहां से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह कहानी सिर्फ अशोक खरात या कैप्टन बाबा की नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए जो बिना जांचे परखे किसी पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि विश्वास जितना मजबूत होता है टूटने पर उतना ही दर्द देता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि भविष्य में आप या आपका कोई अपना इस तरह किसी जाल का शिकार न बने। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सवाल पूछें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें, क्योंकि कई बार जो चेहरे सामने से साफ दिखाई देते हैं वही अंदर से सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।